थैंक यू। परम सम्मानित मंच, दोनों डॉक्टर साहब और तीनों डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर बावनिया साहब का, क्योंकि राजस्थान की विभिन्न जो संगठन है उसमें भूमिका है, तो एक डॉक्टर साहब से भी ज़्यादा एक समाज सेवी और एक हम सभी को जोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में आप सभी को नमन। और इस कार्यक्रम के आयोजक और आप सभी जो यहाँ पधारे हैं, सभी डॉक्टर साहब को नमन, राम राम। हम सभी विभिन्न तरह की बातें हैं। अब एक जोश है, नया वर्ष है, हम नए सपने और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वैसे में कोई बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं भेजा था, लेकिन जो जिससे हम आते हैं, जिस सोसाइटी से हम आते हैं, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, उसकी कुछ बातें हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे इस बात को आपके सामने रखते हुए बड़ा अच्छा महसूस हो रहा कि 20 मार्च सन 2006 हम लोगों के लिए अपने आप में बहुत कीमती वर्ष रहा है। विशेष तौर पे डॉक्टर साहबान के लिए जो आज की तारीख में विभिन्न क्षेत्र में है, और वो मेडिकल जो भी अभी अलग अलग कॉलेजेस में अध्ययनरत हैं, उन सभी के लिए 20 मार्च सन 2006 को राजस्थान की विधानसभा में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। और उससे पहले के 2 सप्ताह 3 सप्ताह पूरे राजस्थान में एक ही बात की गूंज थी कि दक्षिण राजस्थान के जनजातीय समाज का ये मुद्दा इतना बड़ा है क्या। और इस प्रोसेस में राजस्थान के सारे जो मंत्रीगण थे उनका भी ध्यान था, और जो नेता थे उनका भी ध्यान था, बाकी सभी का ध्यान था। विषय युवाओं का है, समाज का है और डॉक्टर साहब का है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो मुद्दा था वो ये था कि राजस्थान में जो हमारी प्रवेश परीक्षा है, जिससे हम अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, हमारे युवा जाते हैं, वो एकाएक बंद कर दिया गया, वो रिजर्वेशन हमारा खत्म कर दिया गया। और यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी के भाइयों से हम लोग मिले। डॉक्टर साहब उसमें बहुत सक्रिय भूमिका भी थी और मेरा पदस्थापन भी संयोगवश यही था। तो एक एक को जोड़ा और फिर अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण बचाओ समिति हम लोगों ने बनाई। माननीय रघुवीर सिंह जी मीना तत्कालीन जो यहाँ बीजेपी बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, महावीर जी भगोरा साहब, अर्जुन जी मीना साहब, वो उस टाइम एमएलए आते थे सलूबर से, ये 3 थे जिनको अग्रणी भूमिका दी गई और फिर आंदोलन को आगे बढ़ाया। और पोजीशन ये आई कि एक दिन हमारे एक बड़े नेता को विधानसभा के अंदर से उठा के मार्शल ने बाहर फेंकवा दिया। इतना हंगामा हुआ। लेकिन इस बात को आपके सामने जब मैं रख रहा हूं तो मुझे वो 90 सेकंड याद आता है। क्या 90 सेकंड में कोई क्रांति हो सकती है? इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो हितैषी हैं, हमारे जो हितरक्षक हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं, आयु में, अनुभव में और फील्ड में अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमारे साथ हैं। 90 सेकंड का जो कारनामा हुआ वो ये था कि जयपुर से हमारे एक अग्रणी भाई का फोन आया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ मेरे राजनीतिक दल ने 90 सेकंड दिए, 90 सेकंड में मुझे ये बात कैसे कहनी है। मुझे लगता है कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन ये 90 सेकंड का महत्व जरूर ध्यान रखें। तो 90 सेकंड में हम लोगों ने प्रैक्टिस की और टेलीफोन पे बात करते हुए लगभग 15 मिनट तक हम लोगों ने कोशिश की कि 90 सेकंड में इस बात को कैसे रखना है। हमें मीडिया में सुनते हैं कि कभी कोई समीत पात्रा जी या कभी कोई मैडम यादव और ये सारे लगता है कि आपको 10 सेकंड मिलते हैं, 10 सेकंड में कहिए। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन 10 सेकंड का समय एक अलग बात है। लेकिन हमारा ये जो विषय है वो 90 सेकंड में रखा गया था। वो कैसे रखा गया? 90 सेकंड कहां से मिले? बजट सत्र चल रहा था, महामहिम राज्यपाल महोदय भाषण देने के लिए डायस पर आ रहे थे, लेकिन घोषणा होने के बाद
कि 90 सेकंड तक ये कहा कि आदिवासी का आरक्षण खत्म हो गया है। उसके बाद में क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा मीडिया में आया। और वही हंगामा उसके बाद मार्शल ने माननीय भाई रणवीर सिंह जी मीना साहब को उठा के विधानसभा के मुख्य भवन से बाहर निकलवा दिया, वो खबर भी छपी। और फिर हमारे बाकी सारे जो हितैषी थे वो सब अलग अलग मोर्चे पे काम कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 3 दिन के बाद 20 मार्च सन 2006 को जो घोषणा हुई उसमें हमारा ये रिजर्वेशन बहाल हुआ। और बहाल होने के बाद हमारी जो ताकत है आज की तारीख में यहाँ तक पहुंची है। मैं चाहता हूं कि अलग अलग राजनीतिक दल के अलग अलग क्षेत्र से आने वाले हमारे ये युवा भाई हैं और जो नेतागण हैं उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम जहां पर हैं और ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, हम वेदों की बात करते हैं तो वेद वास्तव में इस धरती पे लिखा गया पहला ग्रंथ है। ऋग्वेद आते हैं और उसके बाद फिर उपवेद आते हैं, उसमें से एक आयुर्वेद है। जो पहला ग्रंथ लिखा गया था उसमें दर्शन क्या था, बात क्या थी, वो यही थी कि हम जो नेचर के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसको व्यवस्थित ढंग से कैसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। और उसी में से एक सूत्र जो निकल कर आगे आया वो यही निकल के आया कि जो पहला सुख है वो निरोगी काया है। इसी के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि निरोगी काया है तो बाकी सारे जो हमारे उद्देश्य हैं जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं वेदों में, वे सारे पूर्ति होते हैं। इसलिए आप सभी की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि आप युवा हैं और अपनी बात को ठेठ ग्रामीण अंचल में पहुंचाते हैं, सेवा कार्य के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो सेवा एक ऐसा माध्यम है जिसका असर जो है बहुत बड़े स्केल पर होता है। ये दीवारों पर लिखे हुए जो नारे की गुजरात क्लिनिक और फला क्लिनिक और बंगाली डॉक्टर और ये जो सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि आप सभी की भूमिका से इस समाज को एक नई बात मिलेगी। और गुजराती और बंगाली और वो जो भाषा कैसे समझानी है, आमजन कैसे तकलीफ में है, उस बात को समझने के लिए आप क्योंकि स्थानीय हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत अभी हुई है। ये आंदोलन लगातार बढ़ता रहे, आप सभी को सफलता मिलती रहे। और लेकिन यहाँ आपकी जो भूमिका है मात्र एक चिकित्सक के रूप में, आयुर्वेदाचार्य के रूप में, मुझे नहीं लगता कि आपको यहीं पर रुकना है, क्योंकि जीवन कम पड़ जाता है विभिन्न तरह के काम करने के लिए यदि आपके पास क्रिएटिविटी है। और विभिन्न जो मंच हैं उनको आप साझा करते रहे। बालिकाओं के लिए विशेष तौर पे ये होता है कि काउंसलिंग के माध्यम से आप जो भी छोटे छोटे उपयोगी जो बातें हैं उसको बालिकाओं में फैलाएं। जो विद्यालय में बालिकाएं पढ़ती वहां तक हम फैलाएं और ऐसा युवा तैयार करें जो इंटीग्रेट तरीके से बात कर सके और समाज की बात को भी रख सके। पिछले दिनों एक छोटी सी कहानी अखबार में आई थी जिसमें एक सड़क के किनारे एक घोड़ा खड़ा है और घोड़े के मुंह के ऊपर एक छोटी सी थैली बांधी हुई है। वो जो थैली है उसको देख के ऐसा लगता है कि अजीब सी एक समझ उसमें बनती है। वो तो उधर से एक अंग्रेज जा रहा था, उसने देखा कि एक घोड़ा है बड़ा एकदम तगड़ा घोड़ा, उसके मुंह के ऊपर छोटी सी थैली बांधी हुई है। जो छोटी सी थैली बांधी हुई है उस थैली में पता नहीं वो घोड़ा बार बार ऐसा घूम ऊंचे नीचे करके कुछ कर रहा था, तो उसको अंग्रेज को कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं। तो यहाँ पर अंग्रेज ने सोचा कि ये इंडियंस कितने मतलब बुद्धि के छोटे हैं कि एक छोटी सी थैली के अंदर इतने बड़े घोड़े को डालने की कोशिश की गई है, लेकिन क्योंकि घोड़ा उसके अंदर आया नहीं तो उस थैली को ये मुंह के ऊपर छोड़ के वो बंदा चला गया और शायद अभी वापस आएगा और कुछ और नाटक करेगा। तो काफी देर तक अंग्रेज वही खड़ा रहा और वो घोड़ा जो है वो ऐसे ऊपर नीचे मुंह करता रहा। और लेकिन वो अंग्रेज के आइडियाज उसकी डायरी में उसने लिखा और कि ये बहुत गलत ढंग से हो रहा है इस जानवर के साथ में, इस छोटी सी थैली में कैसे आ जाएगा इतने बड़े वॉल्यूम वाला। और फिर आप देखिएगा कि वो कहानी अंग्रेज खड़ा ही था, इस बीच में घोड़े का मालिक आया। वो घोड़े का मालिक आया, उसने उस थैली को खोला और उस थैली में कुछ और डाला और डाल के फिर वापस घोड़े के मुंह पे बांध दिया और फिर वो वापस वहां से चला गया। तो उसने पकड़ के फिर उससे पूछा, "Hey you man, what is this? This small packet is there and so big horse." तो उसने समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसने थोड़ा देसी भाषा में या वागड़ी में या मेवाड़ी में उसने कहा, "हमारे घोड़ा में सड़ा है कि सड़ा कहा तो ये घोड़ों के सड़ा व्यक्ति दिए आगे मेरे पास तो यदि मैं इसको थाली में दे दूंगा या किसी बर्तन में दे दूंगा घोड़ा तो उसके ऊपर पेड़ पटक पटक के वो सारे चने बिखेर देगा, वो चने भी व्यस्त जाएंगे और इसका पेट भी भरेगा नहीं। तो
रहते हुए नौकरी में आया है और नौकरी करते हुए समाज की सेवा कर रहा है, वो हमारे स्थानीय भाषा को समझता है, स्थानीय टेक्निक को समझता है, स्थानीय समझ को समझता है। तो बहुत पहले का जो समय था जिसमें शिक्षकगण भरतपुर से आते थे, पढ़ाते थे और वो फिर चले जाते थे ट्रांसफर होके। डॉक्टर्स की भी यही पोजीशन थी। मुझे लगता है कि इससे पूरा क्षेत्र और समाज उभर रहा है और एक नया सोशल लीडरशिप खड़ी होती जा रही है। मेरा एम्फेसिस और मेरी जो जोर है वो हमेशा इस बात पर रहता है कि जो युवा है वो परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक होता है और युवा जोश और अपना उत्साह के माध्यम से काफी चीजें कर सकता है, लेकिन हमें कुछ चीजों का आगे ध्यान रखना है। नंबर एक चीज, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसको बोलते हैं कि हम परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। तो इस बात को जब डिकोड करते हैं तो ये पता लगता है कि जो साइंस का स्टूडेंट है वो बहुत बड़ा नई परंपरा, नई व्यवस्था शुरू करेगा जिसमें साइंटिफिक अप्रोच हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। इसी बात की जरूरत है ताकि चाहे जितनी भी समस्या है उन सभी का समाधान धीरे धीरे होता चला जाएगा। दूसरी बात, मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ और वहाँ एक अजीब सी समस्या जो मास लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिली है कि प्रॉब्लम बताते नहीं है डॉक्टर्स के सामने। विशेष तौर पे महिलाओं की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कि वो पूछेंगे क्या हो रहा है आपके, कहाँ दर्द है, तो बोलते कि यहाँ पर दर्द है, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है। बाद में हम एक पेशेंट को लाए और उनको यहाँ जांच करवा दी और सारी बकायदा उसको कार्डियक वार्ड में भी एडमिट किया 2-4 दिन तक और बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी 4 महीने हो गए, प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। बाद में फिर एक दिन कहीं वो रुके हुए थे तो पता चला कि 3 दिन से इन्होंने खाना खाया लेकिन ये तो अभी इनका पेट साफ नहीं हुआ, ऐसी जानकारी में आया। तो उनसे पूछा फिर एक बहन ने जाके, तब पता चला कि वो 3-3, 4-4 दिन तक उनकी कब्जी रहती थी। उस बात छोटी सी है, लेकिन फिर उनसे वो डिटेल बात की तो उन्होंने बताया कि यार ये पेट की बीमारी है, इसके बारे में तो बात करना कितनी शर्म की बात है, इसको तो कैसे बताएं, ये तो अच्छा थोड़ी होता है। इसलिए दूसरा हाथ में दूसरा पैर में दुख रहा है ऐसा बताते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपके मैं कहना चाह रहा हूँ कि समस्या छोटी सी है लेकिन पिन पॉइंटेड विश्वास के साथ बात करने वाले यदि हमारे युवा होंगे तो ये अपने आप में एक बात आगे बढ़ेगी और समाधान होगा। एक महत्वपूर्ण चीजें चल रही है जिसमें रिजर्वेशन के माध्यम से और दूसरे किसी आंदोलन के माध्यम से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। 2-3 विषय जानकारी में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आप जब भी बात करें तो आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 1, जो कुरीतियां कुप्रथाएं हैं उसकी कहीं ना कहीं एक रीजनेबल हम लोगों को आगे जाके एक रोडमेप बनाना पड़ेगा कि कहाँ बातों के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग इसको बहुत सिंप्लीफाई करें और यदि अच्छा है तो उसको समाज के लिए साइंटिफिक बनाएं। लेकिन जो कीमती बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बात करें कौन। एक सोशल मीडिया पे, विशेष तौर पे व्हाट्सएप और फेसबुक पे कुछ अपने साथी हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे एसी लिखा हुआ है। तो मैंने किसी का पता करते हुए किसी से पूछा, यहाँ तक कि मैंने यहाँ से लगा के झारखंड तक अलग अलग राज्यों में जो काम कर रहे हैं कम से कम 25 लोगों से मैंने पूछा होगा। तो बात निकल कर आई और उसका जो अर्थ निकल कर आया वो आया निकल के एंटी क्राइस्ट। एसी का मतलब होता है एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट जब लिख रहा है कोई बंदा तो मुझे लगा कि एंटी क्राइस्ट तो जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, जो यूरोपियन हैं, वो लिखते हैं। हमारा बंदा एंटी क्राइस्ट क्यों लिख रहा है नाम के आगे, इसका समाधान मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन एक बंदा जो सिरोही साइड से है, एक दिन ऑफिस आया, उसने बहुत डिटेल में बताया और वो इसी बात को लेकर आया था। और उसका जो डॉक्यूमेंट था उसमें भी एसी लिखा हुआ। तो मैंने उससे पूछा तो बोला कि ये जो व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं धरती पे मानव के आने से पहले और उससे पहले एसी होता था। मुझे इसका फुल फॉर्म उसने नहीं बताया। तो फिर वो उसने 1 रुपए का नोट निकाला। वो कहा कि एसी का मतलब होता है 1 रुपए का नोट। तुम्हें 1 रुपए का नोट कैसे? तो बोले कि इसके ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है। तो हम क्या है कि जो आदिवासी लोग हैं, जनजाति समाज के लोग हैं, भील हैं, वे सारे के सारे 1 रुपए का नोट है। क्योंकि यार मैं तो नहीं मानता 1 रुपए नोट तो बंद होने जा रहा है, मेरे तो 10 रुपए चाहिए। 1 रुपए में आता क्या है आज की तारीख में? मैंने थोड़ा सा मजाक में उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। लेकिन जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल एंड एसी और एंटी क्राइस्ट और इस तरह से बातें करते हुए वो बहुत सारी लंबी बातें करने लगा। मैं उनसे पूछता रहा, उनके पास जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक कॉपी भी मैंने बनाई। तब समझ में ये आया कि वो बंदा जो था वो 6ठी फेल था, वो 6ठी पढ़ा जरूर था लेकिन पास नहीं हो पाया। और वो डॉक्टर मन्नालाल रावत जो पीएचडी कर चुका है और यूनिवर्सिटी में 7 साल तक खाली रिसर्च के लिए घसीटता रहा, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। तो इस बात को भी मैंने थोड़ा अलग ढंग से लेने की कोशिश की। तो क्या हमारा पढ़ा लिखा जो समूह
8वीं फेल या वो जो समझा नहीं पा रहा है और सिर्फ 1 रुपए के नोट को लेकर चल रहा है, उसी देश में क्या हम अपने जो नाम है और हमारे नाम के आगे पीछे की जो जितने भी विषय है, जितने जो पदवियां हो सकती है, उसको क्या हम पूरा धूमिल कर देंगे? तो बाद में पता चला कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, जिसको इंडिया टुडे की एक स्टोरी के माध्यम से मेरी जानकारी में आया, जिसमें एक प्रोफेसर यूसुफ पूर्ति नाम का एक बंदा है जो झारखंड की खूंटी गांव से है, उसने एसी को डिकोड किया। उसने कहा एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का मतलब होता है कि हम लोग जो जनजाति समाज के लोग हैं वो भारत सरकार के अधीन नहीं आते हैं, भारत के गणराज्य में नहीं आते, संविधान उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो ये तीनों प्रश्न मेरे लिए बहुत नए थे और मुझे लगा कि अपने आप में बहुत बड़ा फैला हुआ, क्योंकि जो लगाया हुआ था एसी वो किसी डॉक्टर साहब के नाम के आगे लगा हुआ, तो मेरे मन में कंटिन्यूस एक जिज्ञासा आगे बढ़ती गई और पूरा डिकोड हुआ। तो पता चला बाद में वो जो प्रोफेसर यूसुफ पूर्ति है वो एक बात कहता है, वो बहुत खतरनाक बात है, और उस खतरनाक बात को फिर क्या मायने हैं वो ये मैं आपको सामने रखना चाह रहा हूँ। वो ये बंदा बोलता है कि हिंदुस्तान की सरकार यदि मेरे गांव में आ जाती है और अगर यहाँ पर सेना भेज देती है तो संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं फ्रांस की सेना को बुला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा तो जो क्राउन, ब्रिटिश क्राउन है, उसके साथ पैक्ट हुआ है। जनजाति समाज आज भी आजाद नहीं हुआ, भारत का संविधान उसके ऊपर लागू नहीं हुआ। तो बड़ा अजीब और गरीब ढंग की कहानियां देहात में युवाओं में कहीं न कहीं से फैल रही है और शायद कुछ लोगों को बहका कर कहीं न कहीं से भेज दिया, जैसा ये बंदा मेरे पास आया था। मैं आपके सामने सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ, इस बात को आप समझिएगा कि इसमें कोई और डिटेल मिले तो कृपया जहां कहीं भी हो तो बताइएगा जरूर कि ये इस तरह के विषय, इस तरह की पदवियां, इस तरह का कोड अगर आता है तो बहुत खतरनाक होगा। और वो खतरनाक इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की पदवी का उपयोग करने वाली एक बबीता नाम की एक बालिका है जो जनजाति समाज से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है। वो इसी तरह की काम करते करते शायद बहक गई और गुजरात की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। 10 महीने तक वो वहाँ जेल में रही और आगे जाके उसका क्या हुआ मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं, लेकिन जो बाद में जो पता चला वो एक राजद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ है। ऐसा लगता है कि इस तरह के छोटे छोटे कुछ नाम के आगे पीछे की कहानियां, शायद कोई नारा हो सकता है, शायद कोई साहित्य हो सकता है, शायद कोई अपनापन दिखा के हम लोगों को बहला के आएगा, तो उसको शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर, क्योंकि हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी युवा, कोई भी चिकित्सक भाई या जो भी दूसरा भी कोई कर्मचारी हो वो बहक जाए और उसको नुकसान हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। और हम ये चाहेंगे कि वो व्यवस्थित रहे। इस तरह की खूब सारी बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और आपने यहाँ बुलाकर जिस ढंग से सम्मान दिया और ये जो साफा बनाए, अपने आप में एक बड़ी बात होती है। साफा पहनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती है और हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब हैं, इनका भी सानिध्य मिला, आप सभी का स्नेह मिला। उम्मीद करता हूँ नए वर्ष में आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आगे जाकर कुछ विषयों पर, एक एक विषय पर एक एक आप सभी तैयारी करें, एक दूसरे को काउंसलिंग करें। और कई बार एक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि रोज सुबह हमें खुद को भी काउंसलिंग करके अपडेट करना पड़ता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ वो अपडेट है। जिसको महात्मा गांधी जी की भाषा में कि हाँ हमें आज जस्टिफाई करना है कि शाम की रोटी हम खा रहे हैं वो सही है या नहीं है। परिवार के साथ एक बड़ा विषय ये भी निकल के आ रहा है कि परिवार को ताकत देने वाला विषय है, ये भी आप करिएगा। और छोटे छोटे आंदोलन कई जगह शुरू हुए हैं जिसमें कोई अपनी माँ के साथ सेल्फी शेयर कर रहा है, कोई अपनी बहन के साथ सेल्फी शेयर कर रहा है, अपने भाई के साथ सेल्फी शेयर कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अपने दादी और दादा के साथ और हमारे गांव के जो स्थान है, हमारा पुराना घर है, जो कच्चा मकान है, कैलू वाला है, दादा की स्थानीय वो जो फसलें हैं, जो उगता हुआ जो सरसों है, उसके साथ भी आप अपना फोटो खिंचाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरे सतरंगी जो एक बात है वो निकल के आएगी। क्योंकि हम लोगों को एक नैरेटिव को भी क्रैक करना है और चैलेंज करना है कि जो पढ़ा लिखा बंदा है वो शहर चला जाता है, फिर गांव को नहीं संभालता, अपने लोगों को नहीं संभालता। ये भी एक बात निकल कर आई, उसको भी आगे जाके हमें चैलेंज करना है। बहुत सारी बातें अलग अलग मंचों पर अलग अलग समय बात करते रहेंगे। आप सभी ने यहाँ बुलाया, स्नेह दिया, धन्यवाद। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़े और एक सूत्र अपने दिमाग में जरूर रखें कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और जब युग बदलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी को पुनः बनाइए।